नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। विजयदशमी के अवसर पर बुलडोजर जमकर गरजा, फिर चाहे वो संभल हो या फिर गोधरा। जी हां, उत्तर प्रदेश का संभल और गुजरात का गोधरा, दोनों ही जगहों पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन कर अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई की और सिलसिलेवार ये एक्शन दिखाई दिया। संभल में तालाब के जमीन पर बने 30,000 वर्ग फीट के अवैध मैरिज हॉल को 4 घंटे तक चले ऑपरेशन में ध्वस्त करना हो या फिर उसी के बगल में बनी मस्जिद को भी तोड़ने की कार्रवाई हो। इस दौरान डीएम, एसपी, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे, क्योंकि संभल इलाका ही कुछ वैसा है। बता दें कि यूपी का संभल वही जिला है जहां साल दर साल डेमोग्राफी में परिवर्तन होता चला गया और हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। आजादी के समय यहां 45% हिंदू थे। ये कुछ आंकड़े हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब महज 15 से 20% रह गए। मतलब आजादी के समय 45% थे और अभी के समय में अगर आप जाकर संभल में देखेंगे तो सिर्फ 15 से 20% हिंदू बचे हैं। गए कहां सारे, यह भी समझाएंगे आपको। देखिए, लगातार दंगे और तुष्टीकरण की राजनीति इसकी बहुत बड़ी वजह है। गुजरात के गोधरा में विजयदशमी पर 35 अवैध ढांचों को ढा दिया गया। बात इसकी भी आज हम करेंगे। प्रशासन ने इसे असत्य पर सत्य की जीत बताया और कार्रवाई की। चेतावनी दी कि अवैध कब्जे और असामाजिक तत्वों पर अब किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबके बीच में बात हम कर रहे हैं संभल टू गोधरा बुलडोजर एक्शन की। लेकिन सबसे पहले संभल में क्या हुआ विस्तार से आपको वो हम बता देते हैं। तस्वीरें आपके सामने है, मेरे बगल में आप तस्वीरें चलते देख पा रहे हैं कि किस प्रकार का एक्शन यहां पर दिखाई दिया। देखिए, संभल एक बार फिर से सुर्खियों में रहा। यह वही जिला उत्तर प्रदेश का जहां डेमोग्राफी के बड़े बदलाव पर सरकार को रिपोर्ट तक सौंपी गई थी। आजादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 55% मुसलमान थे। मतलब मुसलमान तब भी ज्यादा ही थे, लेकिन हिंदू इतने कम नहीं थे। 45% के आसपास हिंदू भी उस समय रहा करते थे। लेकिन लगातार दंगे हुए, तुष्टीकरण की राजनीति हुई, आतंकवादी गतिविधियों के चलते यह हिंदू आबादी पलायन करने लगा। हिंदू आबादी में भारी गिरावट साल दर साल कम होती चली गई। आज स्थिति यह है कि जिले में केवल 15-20% हिंदू बचा है। मुस्लिम आबादी बढ़कर 80% तक पहुंच गई है। मतलब 55% हिंदू, 55% मुसलमान, माफ कीजिएगा, मौजूदा वक्त में 80% पर पहुंच गया है। और 45% जो हिंदू था संभल में, आजादी के समय वो घटकर 15 से 20% पर आ गया है। साल नवंबर 2024 में हुए बड़े दंगे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया था। आपको याद होगा, हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम ने करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। अब रिपोर्ट में ना सिर्फ 2024 की हिंसा, बल्कि 1947 यानी आजादी के समय से लेकर अब तक हुए कुल 15 बड़े दंगों का ब्यौरा दिया गया। अब ये कौन कौन से साल रहे जब जब दंगे हुए, वो भी हम आपको बता देते हैं। 1947, 1948, फिर 53 यानी 1953 और 1958 के बाद 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 92, 95, 2001 और 2019 के दंगे इस रिपोर्ट में 2024 वाली रिपोर्ट के साथ इसे भी सीएम के सामने रखा गया। अब रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि भैया इन दंगों और राजनीतिक तुष्टीकरण ने जिले की आबादी का पूरा स्वरूप बदल दिया। इसीलिए 55% जो मुसलमान था वो पहुंच गया 80% पर और 45% का जो हिंदू संभल में रहा करता था वो घटकर 15% पर आ गया। तस्वीर काफी साफ हो गई होगी। खैर, संभल आतंकवाद और संगठित अपराधों के लिए भी बदनाम रहा है। अलकायदा, हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों की जड़ें यहां तक फैली देखी गई हैं। अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक का संबंध भी इसी संभल से था। साथ ही अवैध हथियार, नारकोटिक्स गैंग भी यहां सक्रिय रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार ने इस इलाके में लगातार कार्रवाई शुरू की।
इसी कड़ी में प्रशासन ने राया बुजुर्ग गांव में तालाब की जमीन पर बने अवैध मैरिज हॉल, मस्जिद, मदरसा, इन सब पर कार्रवाई शुरू की। सुबह 11:30 बजे का समय था। विजयदशमी के ही अवसर पर यह कार्रवाई शुरू कर दी गई और 11 बजे यह कार्रवाई बुलडोजर की शुरू हुई और 3 बजे तक यहां पर बुलडोजर बाबा का गरजता रहा। 4 बुलडोजर लगे। 30,000 वर्ग फीट में बने हॉल का जो ढांचा था उसको ढा दिया गया। हालांकि उसका गेट छोड़ा गया। बगल में बनी मस्जिद को लेकर ग्रामीणों ने 4 दिन का समय मांगा था। डीएम राजेंद्र पेंसिया की अनुमति के बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही मस्जिद तोड़नी शुरू कर दी थी। खैर, मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान कृष्णा बिश्नोई, 200 पुलिसकर्मी और पीएसी जवान तैनात कर दिए थे, क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील रहता है हमेशा संभल में। संख्या बड़ी ज्यादा है भैया, 80% मुसलमान है यहां। सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। इस पूरे एक्शन को ड्रोन कैमरे से भी देखा जा रहा था। दूसरी तरफ गुजरात के गोधरा की बात हमने शुरुआत में की थी। अब यहां क्या हुआ जरा वो भी समझिए। गोधरा में भी आज एक्शन दिखाई दिया। विजयदशमी के दिन बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। पंचमहल जिले के नागा तलावड़ी इलाके में असामाजिक तत्वों के कब्जे वाली करीब 35 अवैध स्थायी और अस्थायी संपत्तियों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रशासन ने इस कार्रवाई को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बताया। जिलाधिकारी एनबी मोदी और एसपी हरेश दुघात की देखरेख में यह बड़ा अभियान यहां चलाया गया। करीब 1000 पुलिसकर्मी यहां तैनात थे। राजस्व विभाग, नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग की टीमें, मतलब इस प्रकार के एक्शन में जिसकी आवश्यकता होती है वो सभी वहां पर देखे गए। एसपी दुधात ने साफ कहा कि यह संदेश देने के लिए कार्रवाई की गई है कि अवैध कब्जे और अपराधों से जुड़ी संपत्तियों पर अब सरकार बख्शेगी नहीं। चेतावनी दी गई कि जो लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी जरूर। इस अभियान का एक और अहम पहलू यह रहा कि गोधरा पुलिस ने इस जनता के सहयोग से जोड़ने की अपील भी की। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम केवल कानून व्यवस्था मजबूत करने और शांति स्थापित यानी शांति कायम करने के लिए उठाया गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि गोधरा बी डिवीजन थाने पर हमला करने वाले आरोपियों को भी इस तरह की कार्रवाई का सामना आने वाले समय में करना पड़ेगा। संभल, गोधरा, इन दोनों ही जगहों की कार्रवाई एक संकेत है कि सरकार अब अवैध निर्माण, अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई कर रही है। संभल का मामला डेमोग्राफिक बदलाव और दशकों से चली आ रही दंगों की पृष्ठभूमि से जुड़ा है, जिसके कई प्रमाण हमने आपके सामने रखे। गोधरा का बुलडोजर एक्शन विजयदशमी पर सत्य की जीत का प्रतीक बताया गया प्रशासन के द्वारा। अब दोनों घटनाओं से साफ कर दिया गया है कि सरकार अवैध कब्जे और असामाजिक तत्वों को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो बेहद महत्वपूर्ण यह विषय है और हमारे साथ मेहमान कनेक्ट हो गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि संभल टू गोधरा बुलडोजर एक्शन जो दिखाई दिया है विजयदशमी के मौके पर, उसको किस प्रकार से देखा जाए, कौन अपने चश्मे से किस प्रकार से इस कार्रवाई को देख रहा है, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान आपके स्क्रीन पर है रमाकांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। रतन तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। रतन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता दिख रही हैं। पूजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अरुण कृष्ण, हिंदू धर्माचार्य, कनेक्ट हो गए हैं। कुछ ही पलों में वो जुड़ेंगे। अरुण जी से भी हम बातचीत करेंगे और मुमताज आलम रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत आभार समय देने के लिए। चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रतन तिवारी जी से करने की कोशिश करूंगा। रतन जी, गोधरा से लेकर संभल तक बड़ा बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया। किस प्रकार से आप लोग इस पूरे एक्शन को देख रहे हैं? जहां जहां अवैध कब्जा था उसको प्रशासन ने हटाया है। गोधरा के प्रशासन ने कहा कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। टेक कांग्रेस पार्टी का। सबसे पहले आशीष जी और प्रणाम करता हूं, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर सही नहीं होता। बुलडोजर दो जगह ना चाहिए, इसी जगह चाहिए। आशीष जी, ये आगे था, ये भी पता है कि वहां के तहसील ने क्या कर दी थी, जाने मिली है वो शासन की तो उस हटाने के लिए प्रशासन बार बार कह रहा था, तो वो प्रशासन ने अपना काम कर दिया और जिद दानी है। 4 दिन का समय लोगों ने मांगा है, अगर मस्जिद नहीं हटाएंगे तो सही हो
लेकिन इसमें जो ढिंढोरा जा रहा है भाजपा की तरफ से। ठीक है, मैं रतन जी, मैं चाह रहा था कि एक बार ओपनिंग रिमार्क 30 सेकंड का सभी का हो जाए, उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। थोड़ी आपकी आवाज में भी एरर आ रहा है, तो मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आवाज भी आपकी चेक की जाए ताकि आवाज दर्शकों तक सही से पहुंच पाए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूजा जी भी हैं, उनसे भी उनका टेक जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूजा जी, किस प्रकार से सपा इस पूरे एक्शन को देख रही है, विशेष तौर पर जो संभल में हुआ? आशीष जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। विजयादशमी की आपको, साथी प्रवक्ताओं को और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब कर लेते हैं जो एक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कि जो भाजपा सरकार है वो किस तरीके से एक्शन कर रही है। अभी जो है सरकार ने कहा ना, आप तो कहते, आपके शब्द थे कि सरकार किसी को बख्शेगी नहीं, जो भी अवैध कब्जे होंगे उसके ऊपर बुलडोज किया जाएगा। मैं भी बता रही हूँ कि जो है मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं जो है उन्होंने पूरा का पूरा कब्जा कर रखा हुआ है सरकारी संपत्ति। बार बार एप्लीकेशन पड़ रही पर उनके द्वारे तक जो है पहुंचे ही नहीं है बुलडोजर। तो क्यों नहीं पहुंच रहे उन तक बुलडोजर? और भाजपा के जो है एक नेता है, आपको पता होगा कि उन्होंने तो आर्मी की जमीन को कब्जा करके रखा हुआ था, उनके यहाँ भी बुलडोजर नहीं पहुंची। ये बुलडोजर ढूंढ ढूंढ करके, देख देख करके ऐसी जगहों पे क्यों पहुंचती है जहां पे आपको मुस्लिम से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड चीजें दिख रही होती हैं। चाहे जबकि जो सुप्रीम कोर्ट ने अब बिल्कुल सरकार को आगाह किया कि इस तरीके का कृत्य ना किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिनकी जिम्मेदारी बनती है शांति व्यवस्था बनाए रखने की उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे होते हैं कि जब जब कोई त्योहार आएगा तब तक हम जो है। ठीक है, आप पूजा जी बने रहिएगा, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी मेहमानों को हो जाए, उसके बाद और विस्तार डिटेल में इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी कनेक्ट है मुमताज, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन मुमताज जी अपनी बात रखें उससे पहले बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है रमाकांत जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश में करूंगा। रमाकांत जी, ये बड़ा एक्शन हुआ है और जो भी अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, स्वागत योग्य कदम, लेकिन सबके बीच में आरोप ये लग रहा है कि सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है आप लोग की तरफ से, जैसा कि अभी पूजा जी कह रही हैं कि धर्म देख देख कर, पंथ देख देख कर ये एक्शन लिया जा रहा है और चुन चुन कर टारगेट करते हुए कार्रवाई हो रही है। बीजेपी के जो तमाम नेता उन्होंने जमीनें कब्जा कर रखी, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है और चिन्हित करके समुदाय विशेष को टारगेट सरकार कर रही है। रमाकांत जी। आशीष जी, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में आज भय मुक्त वातावरण जो आदरणीय योगी जी दे रहे हैं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है क्योंकि हर एक प्रदेश को इसका अनुसरण करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहां पर बरेली हो या संभल हो या बहराइच हो, मैं कहीं की भी बात कर रहा हूँ, जिस तरह से डेमोग्राफी बदली गई है, वहां पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के समय में जिस तरह से एपिजमेंट की पॉलिसी अपनाई जाती थी, वो अब चीज नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को बड़ा तकलीफ हो रहा होगा, कांग्रेस को भी बड़ा तकलीफ हो रहा होगा। ये इनके नजर में कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता है, उनके पास बहुत सारे अतिक्रमण किए हुए जमीन में पड़े हुए हैं, उसके ऊपर में एक्शन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इनको उसी चश्मे से ये देख रहे हैं, मुझे जिस तरह से ये लोग देखते आ रहे थे। मैं इतना कहना चाहूंगा, संभल हो या बरेली हो, जहां पे भी अतिक्रमण किसी के भी द्वारा किया गया जाएगा, उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि आदरणीय योगी जी किस तरह से एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबको इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह ये सीधा एक क्रॉस क्वेश्चन मेरा छोटा सा और रहेगा आपसे, संदेश देने की क्या कोशिश है? गोधरा से लेकर संभल तक ये जो बुलडोजर एक्शन हम देख रहे हैं, तो दो नाम मैंने बताया, लगभग हर बीजेपी शासित प्रदेशों में इस प्रकार का एक्शन दिखाई देता है, क्या संदेश देने की कोशिश है सरकार की? आशीष जी, देखिए यहाँ पर संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें ऐसा है जो सरकारी जमीन, चाहे वो आप तालाब के ऊपर में आप मस्जिद बनाने की प्रक्रिया हो, या मैं कहता हूं कहीं पे भी अगर ऐसा है कि मंदिर बनाने की भी अगर बात होगी, जो अगर अतिक्रमण किए हुए जमीन पर किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर में सरकार का एक्शन बहुत ही स्पष्ट है। और गोधरा हो या आप उत्तर प्रदेश हो, बहुत अच्छी तरह से ये एक्शन हो रहा है। मुमताज जी मैं आ रहा हूँ, रमाकांत जी मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा इस पर और विस्तार से हम इस डिबेट को खोलकर अच्छे से इस पर बात करेंगे। मुमताज जी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। मुमताज जी, मस्जिदें हमेशा अवैध कब्जों पर ही क्यों मिलती हैं? क्यों मुस्लिम समाज हर बार धर्म के नाम पर कब्जे को जस्टिफाई करने लग जाता है? क्यों उनको राजनीतिक संरक्षण मिलने लग जाता है? इन सभी पर आपकी दो टूक में चाहूंगा। मुमताज जी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, सबको आदाब, नमस्कार और विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। सबसे पहले मैं जवाब ये देना चाहता हूं कि अभी कहा कि सब अपने चश्मे से देखते, चलिए मैं सरकार के चश्मे से देखता हूं और एक चीज बताता हूं आप।
आपने कहा अच्छा बुराई पे अच्छाई की जीत, तो कहां से जीत हो गई? हमने नहीं कहा, ये गोधरा के प्रशासन की तरफ से किसी अधिकारी का बयान है। हाँ नहीं बहुत अच्छा, हाँ चलिए उन्हीं का है। तो मैं बताना चाहता हूँ एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश किस पायदान पर है क्राइम में, अपराध में, तो पता चल जाएगा कि कितनी बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। अब अगर आपको ये लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने को ही बुराई पे अच्छाई की जीत कहते हैं, तो तब तो हम कहेंगे बहुत अच्छा है, ये तो वाकई बहुत बड़ी जीत है। तो अब नहीं मतलब इसको हर बार इस तरीके से क्यों देखा जाता है मुमताज भाई कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? जी मैं आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि अगर वाकई गलत जगह पे चीजें बनी हुई हैं, इमारतें बनी हुई हैं, तो जब कोई हादसा होता है, वाकया होता है, तब बुलडोजर क्यों आता है? मैं कहता हूँ बार बार, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि भाई जांच कराइए और हादसे का इंतजार न कीजिए, सबको बुलडोज कर दीजिए एक तरफ से, पूरे यूपी में बुलडोजर एक साथ चलाइए ना। ये बार बार जहां हादसा होता है वहीं बुलडोजर आ जाता है, ये क्या है? ये इसलिए कहा जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ भी है ये, कि आप हादसे के बाद जागते हैं। भाई अगर आपको लग रहा है आपके पास सरकार है, आपके पास तंत्र है, मैकेनिज्म है, सबकी जांच कराइए। नहीं जांच अभी मुमताज जी हमने उसकी भी बात की, मुमताज जी हमने उसकी भी बात की, जांच की जब आप बात कर रहे हैं तो सरकार ने बाकायदा कमेटी गठित की, उन्होंने टीम बनाई, जांच हुई, पता चला कि संभल में नहीं मुमताज जी एक सेकंड, पता चला संभल में किस प्रकार से डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है। 55% मुसलमान 80% पे पहुंच गया, 45% जो हिंदू था वो घटकर 15-20% पर आ गया। इसके पीछे की वजह भी बताई गई कि दंगे होते रहे, राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा, इस प्रकार की बातें भी उस रिपोर्ट में कही गई हैं, 4 से कुछ पन्नों की रिपोर्ट। पूजा जी आशीष जी, बात यह है कि सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि देश का बंटवारा हुआ। दूसरी बड़ी सच्चाई हुई कि बंटवारे की कोख से दंगे निकले, फसाद निकले, आपसी नफरत निकली, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे बजाय कंट्रोल करने के फिरका परस्त ताकतों ने माहौल खराब किया। मुल्क में आजादी से लेकर अब तक 50,000 से ज्यादा दंगे हुए, ये एक बड़ी सच्चाई है। और दंगे की वजह से लोग जो है, चूंकि सरकारें उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई, सरकारें आवाम पे यकीन नहीं दिला पाई कि हम तुम्हारा कंट्रोल नहीं कर पाई कि तुष्टीकरण करती रही, इधर से उधर होते चले गए। और दूसरी चीज ये कि गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं बार बार, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 2011 से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। बगैर जनगणना के इस तरह की रिपोर्ट देना और सिलेक्टिव बात करना, नफरत फैलाना, प्लीज बने रहिएगा। रतन तिवारी जी हैं, देश में मुख्य विपक्षी दल हैं। रतन जी, पूरे देश में ओवरऑल में अगर आपसे समझूं तो जिस प्रकार के एक्शन बीजेपी शासित राज्यों में हो रहे हैं, बुलडोजर वाले स्पेशली, उसको पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देख रही? क्या आप लोग भी यही कह रहे हैं कि सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है? आशीष जी, मुंबई में आपने 6 महीने का दृश्य आपने देखा होगा कि मुंबई के मीरा रोड में एक मुस्लिम बस्ती थी और मुस्लिम की दुकान थी। रतन जी, मुझे लग रहा है कि सर रतन जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे पीसीआर का कहना है कि दिक्कत आपकी तरफ से, तो प्लीज एक बार डिस्कनेक्ट होकर दोबारा जुड़ जाइए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे, और बहुत महत्वपूर्ण आपकी आवाज है, आज आपकी जवाब जरूर लोग सुनना चाहेंगे, तो प्लीज एक बार उसको करेक्ट में तरफ से करके पुनः जुड़िए। तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बातचीत करूंगा, रमाकांत मिश्रा जी। ये जो कार्रवाई हो रही है उसको देखकर ये लगता भी है कभी कभी कि हिंदुओं का जो पलायन हुआ वो शायद इस प्रकार के अवैध कब्जों का नतीजा रहा हो, इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जो आरोप आप लोगों के ऊपर बार बार लगते हैं वो यही लगते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने के लिए, एक समुदाय को परेशान करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। फिर चाहे वो मुमताज जी ने अभी अपनी बात रखी, उसमें भी वही दिखाई दिया, डॉक्टर पूजा मिश्रा बैठी हुई वो भी यही कह रही है, और रतन तिवारी जी भी हुई। रमाकांत जी, देखिए आशीष जी, अभी मुमताज जी ने भी एक्सेप्ट किया, इस चीज स्वीकार किया, क्योंकि उस समय की सरकार वहां की जो जनता थी उसको विश्वास नहीं दिला पाई, क्योंकि हम संरक्षित करेंगे आपको, और दंगे होते रहे तो डेमोग्राफी निश्चित तौर पर होगा, जो कि पलायन होगा वहां से बदलना, निश्चित तौर पर अपना स्थान बदलेंगे वो। ये तो डेमोग्राफी के लिए मुमताज जी ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया, जो कि हाँ वहां पर उस समय की सरकार इस चीज को यकीन नहीं दिला पाई और उसको वहां पर प्रतिस्थापित नहीं कर पाई।
आज उसी चीज के ऊपर में आपने देखा होगा जो किस तरह से मैकेनिज्म काम करता था। 2017 से पहले जो मैकेनिज्म काम करता है, आज उसी मैकेनिज्म को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने कभी भी सेलेक्टिव कोई कार्रवाई नहीं की। अगर आप संक्षेप में थोड़ा बता पाए कि 2017 से पहले किस प्रकार का मैकेनिज्म काम कर रहा था सर? अगर आप संक्षेप में बता पाए किस प्रकार का मैकेनिज्म 17 से पहले कार्य कर रहा था? जैसे मैं कहता रहा हूं जो कि एक तुष्टीकरण की राजनीति चलती थी, दंगे होते थे और सरकार उसके ऊपर में चुप बैठ जाती थी, वहां से पलायन हो जाता था, सरकार चुप बैठती थी, उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज अगर वहां पर कार्रवाई हो रही है तो एक चीज जरूर है, जो विपक्ष जिस तरह से कह रही है जो कि नहीं सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, नहीं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि संभल से लेकर शामली तक जो पलायन के पोस्टर घरों पर लगते थे वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से लगते थे? मैं तो कह तो रहा हूं आपको, क्योंकि वहां पर जिस तरह से एक पोस्टर लगा करके और उस इलाके को खाली कराने का प्रयास किया जाता था और सरकार। पूजा जी जवाब चाहूंगा आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा, बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है कि आज जो भी डेमोग्राफी बदली है उसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं। सीधा आरोप सपा पर भी लगता है। इस पर आपका जवाब बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आशीष जी, ये बताइए कास्ट सेंसस 2011 में हुआ और जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो कैबिनेट मीटिंग में तो पेश नहीं की गई थी, आपके चैनल को अलग से दे दी गई क्या पढ़ने के लिए? कि या फिर भाजपा के जो नेता बयान दे रहे थे उसी बयानों को आपने लिख लिया आपकी चैनल की टीम ने? नहीं भाई, मुख्यमंत्री के समक्ष वो रिपोर्ट सौंपी गई थी, जो हमारे पास जानकारियां है वो हम रख रहे हैं। हम बेवजह कोई चीज इधर उधर नहीं रखते हैं, बाकायदा टीम गठित की गई है। और सुन लीजिए मेरी बात, नहीं की गई, आपसे जो सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए ना। अरे पूजा मिश्रा जी, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? आप बताइए, आपकी चैनल इस बात की जिम्मेदारी लेती है? आप इस बात की जिम्मेदारी लेती हैं कि आपकी वजह से डेमोग्राफी बदली, पलायन हुआ शामली से लेकर संभल में? एक तरफा कार्रवाई मुजफ्फरनगर में हुई कि नहीं हुई? दंगों के समय मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए इसमें एक तरफा कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कैबिनेट मीटिंग में पेश नहीं होती है रिपोर्ट। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, रिपोर्ट छोड़ दीजिए। मान लीजिए रिपोर्ट गलत है, अरे मान लीजिए रिपोर्ट गलत है, फर्जी रिपोर्ट हमने पेश कर दी, मान लीजिए गलती से हो गया, अरे आप चलिए, अरे छोड़िए रिपोर्ट को साइड रखते हैं थोड़ी देर। सुनिए पूजा जी, रिपोर्ट को थोड़ा साइड में रख देते हैं। अब मेरा सवाल का सीधा जवाब अगर आप देने का मादा रखती हो तो जवाब दीजिए। सवाल का सीधा जवाब अगर आप देने का मादा रखती हो तो प्लीज दीजिए। मैं आपसे पर्सनली कुछ ग्रजेस नहीं है ना, मैं आपसे पर्सनली को बहस करने 1 to 1 आया, उसके लिए बीजेपी प्रवक्ता है। अरे मेरा सवाल सुनेंगे आप? मेरा सवाल सुनेंगे? मैं ये कह रहा हूं पूजा जी, रिपोर्ट मान लीजिए गलत है, उसको साइड रखते हैं। आरोप जो आप लोगों के ऊपर लगे, वो सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, वो सवाल का जवाब आप दीजिए। ये जो कैराना में पलायन होता था आपके सरकार के समय, वो क्यों होता था, इसका कोई जवाब देगा क्या? संभल में जो डेमोग्राफी बदली, इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानती हैं? सीधा सवाल है, ये जो डेमोग्राफी बदली है उसकी वजह आप क्या मानती हैं? कश्मीर में फिर वहां पे कश्मीरी पंडितों, अरे आप पहले संभल शामली संभाल लीजिए ना। आप कश्मीर में कहां जा रही भैया? जहां आपकी सरकार रही है लंबे समय तक, मुलायम जी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश भैया आपके मुख्यमंत्री रहे, वहां पर स्थितियां क्यों बिगड़ी उसके बारे में 2 शब्द तो बोलिए। आप फैक्ट पे, आप बिना कास्ट सेंसस के कास्ट बता रहे हैं, जनसंख्या बताने जा रहे हैं, आप बिना रिपोर्ट पेश हुए आप। अरे आप मुझे बताइए, आप मुझे सीधा जो मेरा सवाल है, वो पोस्टर क्यों लगे थे? अरे वो पोस्टर क्यों लगे थे पलायन वाले? वो पलायन वाले पोस्टर क्यों लगे थे? मीडिया के सामने आके लोग रो क्यों रहे थे कि हमको यहाँ पर मजबूर किया जा रहा भागने से? कब पलायन हो रहा था बताइए, कब जो दंगे हो रहे थे ये बताइए आप। अरे आप 2013 में मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ, 2022 में विक्रम सिंह सैनी भाजपा के पूर्व विधायक। रमाकांत जी आप ही भैया संभालिए, ये तो मेरे से पर्सनली हो जाती है। समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता आ जाता है, वो एंकर से भिड़ने लग जाता है। रमाकांत जी, कम से कम रमाकांत जी नहीं, बल्कि कांग्रेस के भी प्रवक्ता यहाँ पर तिलमिला जाएंगे, क्योंकि इनको अगर सच्चाई का आईना अगर दिखाएंगे तो ये तिलमिला जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आज इनको अगर कैराना के ऊपर में पूछेंगे, आज इनको संभल के ऊपर में पूछेंगे, आज इनको बरेली के ऊपर में पूछेंगे, आज बाराइच के ऊपर में पूछेंगे, ये इसके ऊपर में चुप हो जाएंगे। इवन की मैं पश्चिम बंगाल की भी बात कर रहा हूँ, मैं अगर पश्चिम बंगाल के ऊपर में भी अगर बात करेंगे तो ये चुप होकर के बैठ जाएंगे। इनको सच्चाई का आईना कोई भी दिखाएगा,
चाहे वो आप देख लेंगे कोई न्यूज चैनल वाले बोले या किसी पार्टी के प्रवक्ता अगर बोले तो इनको बहुत बुरा लगता है। नहीं तो इस चीज को अब पूजा जी से मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब ना देकर वो कश्मीर पहुंच गई, मुझे पर्सनली टारगेट करने लग गई। अब इसके पीछे की क्या वजह है? ये तिलमिलाहट, ये बौखलाहट क्यों टीवी पर आकर दिख जाती है? एक्सपोज क्यों हो जाते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब यूपी से संबंधित सवाल पूछ लिया जाए? तो इसकी भी बात, सीधा सवाल है कि मस्जिदें हमेशा अवैध कब्जों पर ही क्यों मिलती हैं? क्योंकि जब जांच होती है तब पता चलता है कि मस्जिद या मदरसा या इस प्रकार की कोई भी चीज़ जहां बनी हुई है वो या तो तालाब की ज़मीन है या तो वो ग्राम समाज की ज़मीन है, और इस पर जो है लंबे समय से इस प्रकार के अवैध कब्जे देखे गए। अब जब सरकार उन्हें ढूंढकर उनको जमींदोज कर रही है, उनको नोटिस दिया जा रहा है, तब इस पर कुछ तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको बुरा लगता है। मेरा इशारा किस तरफ है आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि सवाल पूछने पर ही मिर्ची लग जाती है। क्यों पूजा जी, गलत कह रहा हूं? बड़ा बेहतर लगेगा बिना मुझे बंद किए हुए। मुझे अच्छा लगता है आपके पास यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि आपका प्रयास होता है कि मैं एजेंडे का बनूं प्रॉम्प्ट, और मैं बनने नहीं आती हूँ प्रॉम्प्ट। अभी आपने बोला कि मस्जिदें होती है जो है अवैध कब्जों पे, मेहरौली मस्जिद अखोनी, ये जो है दिल्ली में मस्जिद है जिसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी, और जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी ये कुशीनगर में मस्जिद, सॉरी बाहर दिल्ली में ही है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने सरकार को तलब किया था। 2024 की बात है। कुशीनगर में जो मस्जिद है उसके ऊपर जब बुलडोजर की कार्रवाई की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस भेजा था सरकार को। और ऐसे अगर आपकी टीम वर्क करे ना तो पता चलेगा कि न जाने कितने ऐसे मस्जिद और मदरसे हैं जिसपे कार्रवाई करने के बाद में, बुलडोज करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सरकार को तलब किया। और आपको जानकारी होगी कई बार जो है बुलडोजर चलाने के बाद में सरकार ने बुलडोज करने के सापेक्ष में 10-10 लाख मुआवजे भी दिए हुए हैं। और शायद आपके जानकारी में भी होगा कि उत्तर प्रदेश में एक जो है पीएम आवास बन जाता है। कहां बन जाता है? तालाब की जमीन पे। पहले सरकार का पैसा, मतलब कि लोगों का पैसा, जनता का पैसा लगा करके पीएम आवास बनाया जाता है। उसके बाद में फिर जनता का पैसा लगा करके उस पीएम आवास को तोड़ा जाता है कि ये जो नहीं, मतलब अगर अवैध कब्जा कहीं पर भी है, मान लीजिए दिल्ली नहीं, ऐसे कहीं पर भी अवैध कब्जा है, अगर उस पर कोई एक्शन होता है तो क्या वो एक्शन गलत होता है? सारे एक्शन गलत होते हैं पूजा जी? आशीष जी, जब अवैध कब्जों पे हमेशा से एक्शन होता आया है, पर कभी बहस का मुद्दा नहीं रहा। चाहे वो हमारी सरकारें हो, चाहे इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि बचाव में आप लोग खड़े हो जाते हैं। पहले को बचाव में खड़ा नहीं होता था, अवैध कब्जों पर एक्शन के बचाव में आप लोग खड़े हो जाते हैं। एनीवेज, रतन जी भी हमारे साथ है। रतन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? सर प्लीज 2 शब्द बोलिए, मैं जानना चाहूंगा आपकी आवाज आ रही कि नहीं। रतन जी देखिए आशीष जी, अब मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, अब आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है सर। मैं ये कह रहा था कि मुंबई में इसी तरीके से मुस्लिम समुदाय के दुकानों के ऊपर मीरा रोड में इसी तरीके से अतिक्रमण को हटाया गया, बुलडोजर चलाया गया। उसके बाद में माहौल अलग ढंग से हो गया। तो कहने का तात्पर्य यही है, कहने का मतलब भी एक ही है कि आप कार्रवाई कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। ये भारत है, इस भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। अगर जो गलत करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप कार्रवाई करिए। विपक्ष आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ। लेकिन एक समुदाय के ऊपर तब आप कार्रवाई शुरू करते हैं जब चुनाव होता है। अब उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत स्थानिक स्वराज संस्था का चुनाव आ रहा है, बिहार में चुनाव आ रहा है। जब चुनाव आता है तो चुनाव के सर, अब देश में तो हर दूसरे महीने चुनाव ही होता है। रतन जी, कार्रवाई करें कब? क्या कोई समय सारणी कांग्रेस तय करके देगी? उससे पूछ के कार्रवाई करें। भाई देश में कुछ ना कुछ लगा रहेगा। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है, फिर उसके बाद में फिर विधानसभा आ जाएगा, विधानसभा का चुनाव लोकसभा आ जाएगा। सर ये तो होता रहता है ना। अब कार्रवाई के लिए कोई मुहूर्त तो निकाला नहीं जाएगा। रतन जी, पूजा जी भी आपको बता रही है, मैं भी बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत से अवैध कब्जे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रखे हैं। जवाब दीजिए रमाकांत जी। पास बुलडोजर नहीं जाता है। इस प्रकार की क्यों होता है भाई? ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कई नेताओं ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई करिए अगर कार्रवाई ईमानदारी से करनी है तो। रमाकांत जी, उन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा। अरे अब लेट हिम स्पीक ना पूजा जी। रमाकांत जी, मन को बदल नहीं सकता यहाँ पर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। आपने देखा जो कि किस तरह से ये बार बार यही चीज कहते हैं, जो कि आपने एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं आप। अब इनके नजर से तो विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं आज अवैध मस्जिद वो तालाब के जमीन पर बनी हुई है, सरकारी जमीन पर बनी हुई है। तो अब इसमें क्या किया जाए? अब अगर इनके मन को कैसे बदला जाए? मुझे लगता है कि इनको मन को बदलना पड़ेगा, इनके मन को
और देखना पड़ेगा क्योंकि जहां पे भी कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है या सही हो रही है। अगर सही हो रही है तो उसको कम से कम सरकार के काम का इनको प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक सरकार काम कर रही है, लेकिन ये बार बार कहते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को नजरअंदाज किया जाता है। तो ये सब सारी चीजें देखनी पड़ेगी विपक्षी दलों को भी, क्योंकि जहां पर गलत है उसको गलत को गलत कहने का मद्दा रखिए आप। ये तुष्टीकरण की राजनीति अब ये चलने वाली नहीं है, उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो। मैं कहना चाहता हूं जो कि अगर कहीं पे भी इस तरह के अतिक्रमण अगर देखे जाएंगे, उनको नोटिस दिया गया है, उनको पूरी तरह से जो नियम है नियम के तहत कार्रवाई हो रही है, और उस कार्रवाई को मुझे लगता है जनता भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। और कार्रवाई जो हो रही है वो एक तरफा हो रही है। ये सवाल है कि आप लोग जो है वो चुन चुनकर कार्रवाई कर रहे हैं। वही अवैध कब्जे जो बीजेपी के नेताओं ने कर रखे हैं या कहीं और पर अवैध कब्जे हैं उस पर आंखें मूंद ली जाती हैं, ये आरोप लग रहे हैं सर। ये गलत है, ये गलत है। जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और मैं कहता हूं जो कि अगर कोई यहाँ पर पार्टी के प्रवक्ता अगर जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं तो वो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए एक सवाल और मेरा इस पर क्रॉस रहेगा रमाकांत जी। एक छोटा सा सवाल ये भी है, अब चूंकि देखिए हमने एक डेटा सामने रखा कि एक कमेटी गठित की गई थी, रिपोर्ट पेश की गई, डेमोग्राफी किस प्रकार से बदली है, कितने फीसदी मुसलमान था, कितना हिंदू बचा, इस प्रकार की तमाम रिपोर्ट्स लगभग हर प्रदेश में और तमाम जगहों से जो है निकलकर सामने आती है। इसको भी खारिज कर दिया पूजा जी ने। पूजा जी ने कहा यह किस प्रकार की फर्जी रिपोर्ट है, जब कोई जनसंख्या गणना 2011 के बाद हुआ नहीं कोई कास्ट सेंसस, तो ये किस प्रकार की रिपोर्ट जो है वो आप लोग लेकर आ जाते हैं। वो मानने को तैयार नहीं है कि संभल में मुसलमान बढ़कर 55 से 80% पहुंच गए हैं और हिंदू 45 से घटकर 15% पर आ गए। ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी, स्पष्ट रूप से खारिज कर रहे हैं वो लोग। आशीष जी मैं इतना कहना चाहता हूं, आज कैराना के अंदर में क्या पोस्टर नहीं लगे, क्या उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता ने नहीं देखा जो किस तरह से वहां पर पलायन हुए। और जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट तो हमेशा से ही आपने देखा होगा जो कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता उसको गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, कांग्रेस के नेता गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको लगता है जो कि हाँ यहाँ पर डेमोग्राफी बदली गई है तो आप तो कहिए, कम से कम एक्सेप्ट तो करिए। कहते हैं जो कि जनता के सामने अगर सारी विषय को रखेंगे और जनता अगर इस चीज को एक्सेप्ट करती है तो कल को आपको आशीर्वाद भी दे सकती है, आपको वोट के माध्यम से होता है। ठीक है मुमताज जी, आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं, आपने पूरी चर्चा सुनी, आपने राजनीतिक दलों की बातें सुनी, आप एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर यहां पर आए हैं, क्या आप भी इस बात को खारिज करेंगे कि डेमोग्राफी बदली है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, विशेष तौर पर पश्चिम यूपी के, जिसमें आपका शामली हो या फिर संभल हो या इस प्रकार के जो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं वहां पर डेमोग्राफी बदली है? देखिए सबसे पहले आशीष जी मैं फिर वही बात करूंगा कि बुराई पे अच्छाई की जीत कहां से हो गई। आज बताइए हमारा देश जो है दुनिया में नंबर 1 हो गया कर्ज में। 249 लाख का कर्ज हमारे ऊपर हो गया है, जो कि जीएसटी का 90% पहुंच रहा है कर्ज का जो वो है। दूसरी चीज आप बताइए कि क्राइम में आज बताया जा रहा है, रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की कि हम जो है नंबर 1 हो गए, कह रहे बुराई पे अच्छी जीत हो गई। अच्छा आ जाइए, आपने कहा कि मस्जिद की जब जांच होती है तो क्या मंदिरों की भी जांच होती है, क्या मठों की जांच होती, क्या कितनी जांच? बिल्कुल, कई मंदिरों पर कार्रवाई हुई है, कई मंदिरों पर कार्रवाई हुई है। जयपुर में मैंने देखा है, जयपुर में कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर एक्शन हुआ है। बहुत जगह ऐसे है कि मंदिरों के ऊपर में भी कार्रवाई हुई है। आप दिल्ली के अंदर में भी आकर के देख सकते हैं, 15-20 सेकंड दिल्ली के अंदर में भी देख सकते हैं आप इस चीज को। ठीक है, मुमताज जी की बात एक बार पूरी हो जाने दीजिए रमाकांत जी। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ कि 8 साल योगी की सरकार को हो गया, ये अभी तक वही सब चल रहा है कि समाजवादी में ये हो गया, उसमें ये हो गया। अरे भाई 11-12 साल जो है मोदी जी की सरकार को हो गए हैं, 8 साल योगी जी की सरकार हो गए, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी कहीं नेहरू पे चले जाते हैं, कहीं जो है अखिलेश पे चले जाते हैं, कहीं। अरे भाई ये सब कब तक करते रहोगे आप? जो है 2 नदियां उत्तर प्रदेश की, 2 नदियां आप नहीं साफ कर पाए उत्तर प्रदेश में, गंगा और जमुना। नहीं आपके नहीं, आप जिस चश्मे से देखते हैं मुमताज जी, नहीं मुमताज जी आप जिस चश्मे से देखते हैं मुझे लगता है उससे सफाई नहीं दिखेगी। मैं वाराणसी होकर आया हूँ, मैं प्रयागराज होकर आया हूँ और मैं पहले भी आता जाता रहा हूँ, तो मैंने तो देखा है, मैंने तो देखा है
मैंने गंगा की सफाई देखी है। अच्छा आशीष जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी लिखा था, उसने जो है अरे पूजा जी जब आऊंगा तब अपनी बात आप रखिएगा। मुमताज जी से बात हो रही है, मुमताज जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। पूजा जी प्लीज, पूजा जी प्लीज, अरे भाई मुमताज जी को बात करने दीजिए ना अपनी, नहीं तो आप बोलेंगे तो फिर बीच में आपको इंटरप्ट करेगा, फिर मत बोलिएगा कि आप अरे एक आदमी तो पूरी कर ले अपनी बात। देखिए हाँ मतलब आपके हिसाब से बात नहीं करूंगा ना मैं पूजा जी, जो आपको पसंद हो वही बात नहीं करूंगा ना मैं, जो समाजवादी पार्टी को पसंद हो, जो आपकी विचारधारा को मैच करता हो, ऐसी बातें मैं नहीं करने बैठा हूँ यहाँ पर। नहीं, मुझे तनख्वाह समाजवादी पार्टी नहीं देती। अरे आप बैठिए, मुमताज जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से सर। नहीं, मैंने यही कहा कि देखिए सरकार जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, मुसलमानों पे कार्रवाई चुनिंदा तौर पे करके, और वो ये दिखाना चाहती है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन 2024 में पूरी तरह से हारी, जबकि राम मंदिर को सामने रखा था। और वही बौखलाहट है, वही खिसियाहट है, वही डर है। इनको लग रहा है कि 2027 में भी हम हार जाएंगे, इसलिए पोलराइजेशन की, पूरी पोलराइजेशन की सियासत हो रही। लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूं, मैं एक एक गांव से जुड़ा हुआ हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी फिर हारेगी, और पूरी तरीके से हारेगी, क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई है, जो इनके वायदे थे वो पूरे नहीं हुए, और लोग गांव तक महसूस कर रहे हैं। नहीं ये आपके भड़काऊ आप स्वीकार करिए, आपकी रिपोर्ट गलत है। इस तरह मुमताज जी, आपकी रिपोर्ट गलत नहीं, है। मुमताज जी आपने जब अपनी बात की, नहीं मुमताज जी हो गया, एक सेकंड, आपने भविष्यवाणी कर दी, आपने बहुत सारे काम नहीं किए, ठीक है अब सुनिए, वो कहता भी है। आपने भविष्यवाणी कर दी कि बीजेपी हारेगी, या आपने नहीं मुसलमानों को, अरे अब सुन लीजिए भैया, मुसलमानों से आगे भी बढ़िए, सुन लीजिए मेरी बात। आपने सबसे पहले अपनी बात शुरू की, आपने कहा कि भारत पर सबसे ज्यादा कर्जा वाला देश है। फैक्ट कम से कम सही रखिए। अगर आप जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टॉप 5 में भी भारत नहीं आता है कर्जे के मामले में। सबसे पहले अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, इस प्रकार के देशों के ऊपर बाहरी सबसे ज्यादा डेट है। आप कह रहे हैं भारत सबसे आगे है, 11 नंबर पर जीडीपी थी 2014 में, आज 4 पे आप आ गए हो, उसकी बात आप करोगे नहीं। इन सब विषयों की बात अगर आप फैक्ट रखते हैं तो आप ये भी रखिए, गलत डेटा टीवी पर बैठकर मत पेश कीजिए। मुमताज जी आपको पता होना चाहिए यूएस पे सबसे ज्यादा कर्जा है, नंबर 2 पे यूके है, नंबर 3 पे जापान है, फिर जर्मनी है। ये देश है सबसे ज्यादा कर्जे वाले। आपने गलत डेटा क्यों रखा? नहीं, जीएसटी का कितना? अरे भाई आपने गलत डेटा क्यों रखा? जीएसटी छोड़िए ना, जीएसटी तो बाद में आएंगे। आपने गलत डेटा, कर्जे का गलत डेटा क्यों रखा? नहीं जब आइए तो पूरा होमवर्क करके आइए। नहीं एक सेकंड रमाकांत जी, नहीं हमें बताइए यूपीए सरकार में कहना चाहता हूं कि आज देश की जो जीडीपी है वो हम भी देख रहे हैं, क्योंकि कौन से कितनी जो ग्लोबल रेटिंग है वो 6.8 7.5 की बात कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा जो जीएसटी जो कलेक्शन है 1.89 लाख करोड़, ये आपका अगस्त का, ये मैं डाटा दे रहा हूँ, 1.89 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो मुझे लगता है गोल घूमने लगे हम साबित क्या करना चाहते हैं? ठीक है, मेरे पास समय सर इतना ही था। आप लोगों ने समय दिया, बहुत आभार। रमाकांत जी, मुमताज भाई आपने समय दिया, पूजा जी आपका भी बहुत आभार, रतन जी आपका बहुत आभार। देखिए संभल में डेमोग्राफी बदली, किस प्रकार के क्या आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए उसकी भी हमने बात की। बुलडोजर एक्शन किस प्रकार से संभल टू गोधरा दिखाई दिया, इसको अपने अपने तरीके से तमाम राजनीतिक दलों ने मंच दिया अपनी अपनी बात को, और कहने की कोशिश ये की गई कि बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है वो एक सेलेक्टिव सोच के तहत कार्रवाई हो रही है, ऐसा आरोप विपक्षी दलों ने लगाया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अवैध कब्जों पर मस्जिदें मिलती हैं तो कार्रवाई होगी, और आगे भविष्य में भी हम इस प्रकार के एक्शन जो है वो लगातार देखते रहेंगे। इस कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।